वेलकम वंस अगेन इन शास्त्री ट्यूटोरियल्स। आज का जो टॉपिक होगा बेटा वो होगा हमारा शेड्यूल 6 यानी बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट हमारी जो होती है अक्सर हमने ज़्यादातर देखा है तो बैलेंस शीट अब तक जो हमने पढ़ी 11th स्टैंडर्ड तक वो पढ़ी हमने बैलेंस शीट ऐसे। इस साइड को बोलते हैं हम एसेट और इस साइड को बोलते हैं बेटा हम लायबिलिटी। ठीक है जी, ये साइड होती है हमारी लायबिलिटी साइड और ये होती है हमारी एसेट साइड। तो ये जो बैलेंस शीट होती है ये तो हमारी पुरानी बैलेंस शीट होती है और इस बैलेंस शीट को ज़्यादातर हम बनाते हैं सोल ट्रेडरशिप में। किसमें बनाते हैं सर? सोल ट्रेड में। ठीक है, जो आपका 11th में होता है। पर जैसे आप 12th में एडमिट होते हैं तो सर आपकी क्या हो जाती है? पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में भी यही वाली बैलेंस शीट हमारी ओके हो जाती है, कोई इशू नहीं, बिल्कुल सही चलता है काम। क्यों? बस सोल में क्या होता है, सोल ट्रेडर में कैपिटल आती है केवल एक, और पार्टनर्स में क्या हो जाएंगे, कैपिटल्स हो जाएंगी ए बी और सी की। बस ये फर्क होता है और ज़्यादा कोई फर्क हमारा इसमें नहीं होता। किसमें? सोल में और पार्टनरशिप में। सोल में क्या होता है कि भैया एक पार्टनर होगा हमारा, एक ही मालिक होगा, सोल ट्रेडर होगा तो एक ही कैपिटल आएगी। पर पार्टनरशिप में कंपनी पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर हमारे 3 या 4 या मैक्सिमम 2 से ज़्यादा जितने भी हो सकते हैं। पर फिर हम बात कर रहे हैं किसकी? हम अब बात चल रही है सर हमारी बात आ गई अब कंपनी की। किसकी आ गई? कंपनी की। यानी कि 50 से जो ऊपर मेंबर्स होते हैं, 50 से जब भी ऊपर मेंबर्स हो जाते हैं तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाती, वो क्या कहलाती है हमारी? वो हो जाती है हमारी कंपनी। ठीक है जी। तो कंपनी में हमारी बैलेंस शीट बनती है, पहले ऐसे ही बना करती थी पर अब शेड्यूल 6 के अकॉर्डिंग एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग हमारी जो बैलेंस शीट थी जो पहले ऐसे थी, अब देखो मैं आपको वैसे बताता हूँ। जो बैलेंस शीट थी पहले हमारी ऐसे हुआ करती थी। ये साइड कौन सी हमारी? कौन सी है ये? लायबिलिटी साइड। और ये साइड एसेट साइड। तो ठीक इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट। तो ये बैलेंस शीट अब कैसे हो गई? ऐसे। तो ये होगा हमारी वर्टिकल बैलेंस शीट। दोबारा देखें, ये लायबिलिटी, तो यानी ये लायबिलिटी ऊपर चलेगी वर्टिकल में, नीचे चली गई ऊपर चलेगी, तो वर्टिकल ऊपर हो जाएगी। यानी अब जो हमारी बैलेंस शीट बनेगी वो हमारी बैलेंस शीट क्या होगी? ये इधर को घूम के, तो ये हमारी बैलेंस शीट ऐसे हो जाएगी। ठीक है सर, इस बैलेंस शीट को बोलते हैं हम वर्टिकल बैलेंस शीट। ठीक है, और ये होती है हमारी हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट। तो ठीक है, हमने ये तो देख लिया भैया कि हमारी जो बैलेंस शीट थी ऐसे ऐसे अब ऐसे हो गई, पर इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी और उसमें क्यों हमने ये अमेंडमेंट किया, हमने मतलब कि जो भाई हमारी जो बुक्स हैं उसके अकॉर्डिंग क्यों उसमें अमेंडमेंट हुआ है, तो ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे विद प्रॉपर फॉर्मेट के हिसाब से। ठीक है, चलिए। तो ठीक है बेटा, ये है हमारा फॉर्मेट। ठीक है, ये हमारा क्या है? फॉर्मेट। पर्टिकुलर नोट नंबर। इस बैलेंस शीट में बेटा आपको मैं खास बता दूं कि नोट नंबर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। अगर इसमें लापरवाही कर दी तो बहुत दिक्कत आएगी आपको। और ये बैलेंस शीट आपकी वॉल्यूम 3 टीएस ग्रेवाल की वॉल्यूम 3 कह लो, या वैसे भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली जो बुक है आपकी तीसरी बैलेंस शीट, अगर आपने सीख ली बेटा तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में सेकेंड टर्म में, फर्स्ट टर्म में भी थोड़ा बहुत आ रहा है इसका, सेकेंड टर्म में, यानी टोटल मिला के कम से कम 15-20 मार्क्स का आपका पक्का हो जाएगा काम, केवल एक बैलेंस शीट सीखने से। क्योंकि बैलेंस शीट शेयर में भी काम आ रही है आपके, बैलेंस शीट आपके कंपैरेटिव कॉमन में भी काम आएगी, बैलेंस शीट आपके रेशियो चैप्टर में भी काम आएगी, बैलेंस शीट आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी काम आएगी। यानी आज का जो लेक्चर होगा, आज की जो वीडियो होगी, वो आपके लिए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो मेरी आपसे ऐसे वाली रिक्वेस्ट है, ऐसे हम्बल रिक्वेस्ट, तो भाई इस वीडियो को एंड तक देखें और पूरा ध्यान से देखें, ज्यादा जल्दी ना बने, तितर बनेंगे तो बेटा बहुत दूर उड़ जाएंगे। कूल एंड कंफर्ट तरीके से पूरी वीडियो को देखेंगे तो मैं एक एक चीज को बारीकी समझाऊंगा। बैलेंस शीट को मैं रटवाऊंगा नहीं कि बेटा ऐसा लिख दो, ऐसे याद कर लो। मेरा कॉन्सेप्ट जो होगा कि आपको बैलेंस शीट याद करा देंगे, वो भी लिटरली पक्की बात है, याद होगी आपको। एक एक चीज जब पूरी समझ में आएगी तो ऑब्वियस सी बात है याद होगी। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम इसकी शुरुआत करते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा आपको पहले बता दूं, हम जब कभी भी एसेट के बारे में पढ़ते थे, बैलेंस शीट के बारे में पढ़ते थे, तो हम कहते थे सर लायबिलिटी प्लस, मतलब लायबिलिटी इक्वल्स टू एसेट, यही कहा जाता है। बैलेंस शीट में भी आपने देखा होगा क्या होता है, लायबिलिटी और लायबिलिटी और क्या होता है? एसेट होता है। पर सर थोड़ा सा इसमें बदलाव लाने की जरूरत है। इसमें क्या होता है, एक और आता है आपका कैपिटल। अब ये प्रॉपर बैलेंस शीट है, यानी कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल्स टू एसेट, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल्स टू एसेट होती है। क्लियर है सर? बात समझ में आ रही है सर ये बात आपको? या आपका फॉर्मेट ये कहां से निकाला मैंने? ये मैंने निकाला सर आपका 11 से, अकाउंटिंग
इक्वेशन, फर्क ये था कि वो इस तरफ आता था या इस तरफ आता था, बस बाकी बिल्कुल ठीक था। याद आ रहा है कुछ आपको? अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होता था? एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता था। क्लियर है सर? तो यानी कि या इधर ये इधर ले लो, बात तो एक ही है ना, दोनों आमने सामने क्या इक्वल है। चलिए, तो हम यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग लेंगे कौन सी? सबसे पहले आएगी हमारी, क्या आएगी बताएंगे कोई? सर यहाँ पर बोलते हैं हम ये कैपिटल और लायबिलिटी। तो कैपिटल को अगर मैं बोल दूं इक्विटी, अब सवाल ये उठता है इक्विटी क्यों बोल रहा हूं मैं? अब देखिए बेटा, जो मैंने ये कैपिटल जोड़ी है, मैं जो किसकी बात कर रहा हूं? कंपनी की। कंपनी में जब शेयर कैपिटल, जो कैपिटल होती है वो कैसे बढ़ती है? कंपनी में कैपिटल कैसे बढ़ा जाती है? कंपनी में कैपिटल कैसे बढ़ाते हैं हम? कंपनी में पार्टनरशिप की बात नहीं कर रहा बच्चा, आप कह रहे हो कंपनी में पार्टनर जोड़ लो। कंपनी में तो पार्टनर जुड़ता ही नहीं है, पार्टनरशिप में पार्टनर जुड़ता है। शेयर इशू करके शेयर से पैसा बढ़ेगा ना, कैपिटल मेरी कैसे बढ़ेगी? कैपिटल कैसे बढ़ेगी? शेयर से। तभी तो आपने जितने भी शेयर के क्वेश्चन किए होंगे हमेशा क्या लेते हैं? शेयर कैपिटल लिखते थे आप, ठीक है ना? यानी कैपिटल जो बढ़ रही है कैसे बढ़ रही है? शेयर कैपिटल। तो इक्विटी, इक्विटी का मतलब होता है बच्चे, ध्यान रखिएगा हमेशा, ऑनर। क्या बोलते हैं इक्विटी का मतलब क्या होता है? ऑनर। तो पहले हेडिंग बनेगी मेरी क्या? इक्विटी एंड लायबिलिटी। ठीक है सर, क्या हेडिंग बन गई मेरी? पहले सबसे पहले इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। और इसमें हमारा आता है ये जो इक्विटी एंड लायबिलिटीज होता है, इसमें इक्विटीज का जो पैसा होगा किसका होगा? वो शेयर होल्डर्स का पैसा होगा। शेयर होल्डर्स भी हमारे दो तरीके के होते हैं, मैं आपको फिर बता दूं। शेयर होल्डर्स भी हमारे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सर इक्विटी शेयर होल्डर और दूसरे होते हैं सर हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन से होते हैं हमारे, बताएंगे? बोले, इक्विटी शेयर होल्डर कौन से होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं हमारे ऑनर्स, यानी कि जो हमारी कंपनी के सीईओ हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, अगर वो कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो उनको बोलते हैं हम इक्विटी शेयर होल्डर्स। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कौन से हो गए? पब्लिक, आम जनता। ठीक है, तो यानी कि यहां पर आ जाएगी हमारे, क्या आ जाएगी हेडिंग? हम नेक्स्ट शेयर होल्डर्स, साफ दिख रहा है बेटा? ये शेयर होल्डर्स फंड्स आ गया हमारा सबसे पहला। ठीक है, अब शेयर होल्डर फंड्स लगा दिया हमने। ठीक है जी, क्या लगा दिया हमने सबसे पहले? अब इसमें शेयर होल्डर फंड्स। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या आएगा हमारा? शेयर होल्डर फंड्स हो गया। अब यहां पर आ जाएगा हमारा सर शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल मतलब वो पैसा जो हमारा किससे आया है? शेयर से आया है। ठीक है, अब यहां पर मैंने यहाँ डाल दिया, मैंने शेयर होल्डर फंड्स के आगे या शेयर यहाँ पर डाल दिया 1 नंबर। क्या डाल दिया मैंने? 1। अब मैं नोट की इंपॉर्टेंस बता रहा हूं आपको, यहां डाल दिया मैंने 1। अब अगर आपने लेक्चर पहले मेरे पुराने लेक्चर को ध्यान से सुना होगा, तो जो शेयर में होता है हमारा, सबसे पहले होता है हमारा ऑथोराइज कैपिटल, फिर बोले ऑथोराइज के बाद इशूड कैपिटल। आप सब तो भूल चुके हैं भैया, इशूड कैपिटल, फिर सब्सक्राइब्ड कैपिटल, फिर सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली कॉल्ड, फिर कॉल्ड एरियर, फिर फोर फीचर। तो यानी कि यहां पर हमने नोट नंबर 1 डाल दिया और बैलेंस शीट के नीचे एक हमारा होता है नोट। ठीक है, नोट शेड्यूल होता है, उसमें पूरी डिटेल दी होगी कि इस फर्म की ऑथराइज कैपिटल कितनी है, इशूड कैपिटल कितनी है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी है, कॉल्स इन एरियर कितने। यानी अगर आपने पूरी बारीकी में जाना है तो नोट नंबर 1 लिखोगे, यहाँ पर नोट नंबर 1 होगा और यहाँ पर पूरी डिटेल लिखी होगी, ऑथराइज कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, आपकी कॉल्ड अप कैपिटल, इशूड कैपिटल, पूरा डिटेल लिखा होगा। क्योंकि अगर हम बैलेंस शीट में सारी डिटेल डाल देंगे तो ये तो सारा घिचपिच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सारा हौच पौच हो जाएगा और आपको समझना बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या डाल देंगे, नोट नंबर 1 डाल देंगे। और जिसको डिटेल में जानना है कि भाई इस फर्म की ऑथराइज कैपिटल कितनी है, इशूड कैपिटल कितनी है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी है या कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है, वो सारी चीजें हमें कहां से मिल जाएंगी, नोट से। अभी आपको थोड़ा सा भारी लग रहा होगा पर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। ठीक इस वीडियो के बाद हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बैलेंस शीट में ये एंट्रीज कैसे बनती है वो सारी चीजें हम सिखाएंगे आपको। ठीक है, क्लियर है? तो हमारा क्या हो गया, शेयर कैपिटल आ गया। फिर दूसरा आता है सर हमारा रिजर्व एंड सरप्लस। अब सर यहां पर भी हम नोट नंबर 2 डाल सकते हैं, मैं बताऊंगा अभी नोट नंबर 2 में क्या आता है। तो पहले रिजर्व एंड सरप्लस सीख लें। रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है, जो भी हम प्रॉफिट कमाते हैं, जो भी हम प्रॉफिट कमाते हैं उसको हम पेमेंट कर देते हैं, जैसे डिविडेंड की पेमेंट कर दी,
और आपने जो आपके जो लायबिलिटीज थी उनकी पेमेंट कर दी, फिर भी अच्छा खासा पैसा आप पे बच जाता है, तो उस पैसे को आप क्या करते हो, रिजर्व करके रख लेते हो। सरप्लस मतलब ज़्यादा पैसा आपके पास है, उसको रिजर्व करके रख लिया। अब यहाँ पर नोट नंबर 2 डाला है, तो यहाँ नोट नंबर 2 में हम रिजर्व सरप्लस में क्या ले सकते हैं भाई, हमारा रिजर्व क्या क्या हो सकता है, जनरल रिजर्व आ सकता है इसके अंदर, और क्या आ सकते हैं, मैं वर्कमैन कंपनसेशन, चलो वो भी डाल सकते हो, ऐसे कोई इशू नहीं, वो भी आ सकता है इसके अंदर, ठीक है। या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ सकता है आपका शेयर के हिसाब से। वर्कमैन कंपनसेशन मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो हमारा किसका पार्ट है, पार्टनरशिप का पार्ट है, ठीक है ना, मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ, ये शेड्यूल जो बनता है वो कंपनी के लिए बनता है, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ जाएगा, या सरप्लस आ जाएगा, या डिबेंचर में जो भी रिजर्व वगैरह होते हैं वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। अब सबको मैं यहाँ डालूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो जिसको डिटेल में जानना है वो इधर आएगा। क्लियर है सर। तीसरा पॉइंट क्या बनता है हमारा, यस तीसरा क्या बनेगा, हाँ, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। मनी रिसीव, मैं यहाँ पूरा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये आपके सिलेबस में भी नहीं है, आपकी बेशक बुक में दे रखा है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। मैं इसको समझा देता हूँ होता क्या है, ताकि आप ये ना सोचा सर को पता नहीं इसलिए उन्होंने बताया नहीं है, ठीक है। मैं मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट का मतलब ये होता है कि जो शेयर इशू करते हैं वो अपने शेयर्स को वारंट के रूप में भी इशू कर सकते हैं, मतलब जिनके पास शेयर हैं वो उनको वारंट के रूप में भी इशू कर सकते हैं, पर ये आपके लेवल का नहीं है, ये कहाँ जाएगा, बीकॉम लेवल में जाएगा, ठीक है। पर बुक में छाप रखा तो कोई नहीं लेना, इसकी एंट्री कहीं पड़ती भी नहीं है कोई, ठीक है। फिर आपका क्या बनेगा अगला इसके बाद, तो ये हमारा पूरा ये हो गया। अब सेकंड नंबर जो बनता है आप अपने उसमें देखें तो क्या है, शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग मनी। शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग मनी, ये लाइन खींचने का मतलब क्या हो गया सर, ये भी आपके सिलेबस का नहीं है, आपके लेवल का नहीं है, ठीक है ना। शेयर अलॉटमेंट पेंडिंग मनी, इसका मतलब भी समझाता हूँ। देखो क्या होता है, जब कभी कंपनी, सपोज करो आज तारीख रही आपकी 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल आपको आपने शेयर इशू किए, ये टेन्योर कब खत्म होगा, 31 मार्च। 1 अप्रैल 2015 था तो 2016 को खत्म होगा, और आपने जो शेयर इशू कर दिए हैं उनके पैसे यहाँ पर आपने अप्रैल में इशू किया तो आपके पास आ गया, पर अभी भी कई शेयर हैं जिनका पैसा अभी पूरा आया नहीं, अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया। तो जब अलॉटमेंट का पैसा आएगा तो वो तो अगले साल के लिए चला गया ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम, शेयर, क्या बोलेंगे, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, मतलब कि अभी उनका पैसा आना हमारे पास क्या है। तो ये सेकंड एंट्री भी आपके लिए कुछ यूजफुल नहीं है। फिर तीसरी आती है, तीसरी एंट्री क्या बोलती है आपकी, नॉन करंट लायबिलिटीज। क्या बोलती है आपके लिए, नॉन करंट लायबिलिटीज। अच्छा जी, नॉन करंट लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है, कोई समझाएगा मुझे, किसको बोलते हैं हम नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट, बेटा सीधा, ज्यादा डीप जाने की जरूरत ही नहीं है। ये क्या कह रहा है, वो लायबिलिटी जो करंट नहीं है वो नॉन करंट है। करंट का मतलब, करंट का मतलब होता है विद इन 1 ईयर। करंट हमेशा याद रखिएगा, अकाउंट में करंट का मतलब होता है विद इन। करंट का मतलब फिजिक्स नहीं है जो आपको बॉडी में करंट लगेगा, वाला करंट जरा भी नहीं कह रहे हम अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं। करंट का मतलब होता है विद इन 1 ईयर या 1 साइकिल ईयर, ठीक है, 1 ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है, या तो 1 ऑपरेटिंग साइकिल बोलेंगे, या करंट ईयर का मतलब होता है एक साल के अंदर अंदर। अब ये है नॉन, नॉन मतलब क्या हो गया, जो करंट नहीं है। 1 साल के अंदर मतलब करंट, जो करंट नहीं है वो नॉन करंट, यानी लंबे समय के लिए। क्या हो गया आपके लिए, लंबे समय के लिए। तो इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट इसमें आएगा हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, यानी कि वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का मतलब हो जाएगा वो बोरोइंग, वो लोन्स, वो उधार जो आपने 1 साल से ज्यादा समय के लिए लिया हुआ है। जैसे आपने कोई ट्रक का लोन ले लिया, बिल्डिंग का लोन ले लिया, ये गाड़ी का लोन ले लिया, तो वो 1 साल के अंदर चुकाएंगे आप, कितनी देर में चुकाएंगे, कई सालों में। फिर इसमें अगला दे रखा है आपको डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। लाइन खींचने का मतलब क्या है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी समझाते हैं। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज क्या होता है, देखिए हमारे पास जैसे हमारी लायबिलिटीज होती है, हमको जैसे डेप्रिसिएशन होता है, आपको याद होगा हमने डेप्रिसिएशन किया था 11 चैप्टर में, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से और स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो डेप्रिसिएशन एक हमारी तरफ पर क्या होती है, लायबिलिटी होती है जो हमें हर साल जोड़नी पड़ती है ना, हर साल जोड़ते रहते हैं, फिर लास्ट में उसको हम रिट ऑफ करते हैं, तभी तो बोलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। तो प्रोविजन जितने भी होते हैं वो सारे लायबिलिटीज होती हैं। अब डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होती है कि सपोज करो जैसे आपने अभी किसी आपने उस समय क्वेश्चन किए होंगे डेप्रिसिएशन के, तो डेप्रिसिएशन अमूमन कितना लगता था, कभी 10% और कभी 5% तो कभी नहीं बना क्वेश्चन सा, दोबारा खोलने 11th की बुक 5% तो कभी नहीं है, कभी 10 या 20 या 15,
इससे ज़्यादा नहीं किया है। पर जैसे कई और चीज़ें होती है, अगर आप अकाउंट की भाषा में बात करें, अभी टेक्निकल टर्म में और आगे जाएंगे, तो कई चीज़ों में 60% भी डैप लगता है, जैसे कंप्यूटर्स में। या टैक्स की बात कर लें, टैक्स बुक जो होती है उनको भी हम बुक को हम अकाउंट मान के चलते हैं, तो उन पे भी क्या लगता है, टैक्स लगता है। तो वो लायबिलिटी हमारे लिए क्या होती है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कहते हैं, जिसमें हमें पता नहीं है कि भाई फ्यूचर में कितना इस पे लायबिलिटी लग सकती है, अनसर्टेन है। 5, 10, 15%, 20% तो समझ में आती है, अगर वो 50-60% हो जाएगा टैक्स तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, डेफर्ड का मतलब क्या होता है, आगे पोस्टपोन करना। डेफर्ड का मतलब क्या होता है, आगे ले जाना, कि भविष्य में ले जाना। ठीक है, डेफर्ड, जैसे आपने उसमें पढ़ा था पार्टनरशिप में, क्या था वो एंट्री, डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस एक्सपेंस, ये पढ़े थे ना आपने, डेफर्ड टैक्स वगैरह, डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट। ये फिर आता है सर आपका अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, यानी कि और अदर जो कोई इसके अंदर नहीं आ पाते हैं, तो वो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर हमारी आ जाती हैं। फिर लास्ट में आता है हमारा, क्या आता है सर, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में क्या आ सकते हैं हमारे, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में हमारे जो लंबे समय के प्रोविजंस होते हैं, जैसे डिवेंचर आ सकता है इसके अंदर। अब डिवेंचर हमारा शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी है। शॉर्ट टर्म इसलिए है कि वो छोटे समय के लिए भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि वो 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, वो डिपेंड करता है उसके नेचर पे। ठीक है ना, अगर वो 1 साल से ज़्यादा समय के लिए है, 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए, तो वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आ जाएगा, नहीं तो शॉर्ट टर्म में भी आ सकता है। क्लियर है सर कंसेप्ट एकदम। फिर चौथा पॉइंट बनता है सर आपका नॉन करंट लायबिलिटीज हो गया, फिर क्या बनेगा आपका, बिल्कुल सही, करंट लायबिलिटीज। ठीक है जी। अब करंट लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है, बताएं कोई प्लीज, किसे बोलेंगे हम करंट लायबिलिटी? बिल्कुल, जो शॉर्ट टर्म के लिए होगी। अब देखो यहीं पे ये आपको समझ में आ गया, लॉन्ग टर्म डेफर्ड, अदर लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अब देखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग था, तो यहां पर क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, बिल्कुल सही। ठीक है जी। फिर ये डेफर्ड तो हमारा है ही नहीं, सिलेबस में छोड़ो हमारा। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी तो क्या हो जाएंगी, अदर शॉर्ट टर्म या करंट लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म प्रोविजन यानी शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। एक और आता है इसके अंदर, वो क्या होता है हमारा, ट्रेड पेबल्स। क्या होता है हमारा, ट्रेड पेबल्स। यहां पर ले दिया नोट नंबर 3। तो ट्रेड पेबल की हमने डिटेल जाननी, तो यहां पर तो ट्रेड पेबल को अमूमन हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं सर क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। वेरी गुड। तो क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल को हम क्या बोलते हैं, ट्रेड पेबल बोलते हैं। क्लियर है सर, यहां तक कोई डाउट चल रहा है आपके मन में? बिल्कुल नहीं चल रहा है। तो यहां पर लास्ट में आ जाएगा आपका टोटल। ठीक है जी, क्या आ जाएगा, टोटल है, टोटल। अच्छा, यहां एक चीज मैं आपको अब बताता हूं, इस बैलेंस शीट में मैंने ये 2 कॉलम बनाए, किसी ने पूछा नहीं क्या है ये, एसेट लायबिलिटी। बहुत अच्छे बेटा, बहुत शानदार, बावड़ी पूछ। यहां पर आएगी लायबिलिटी, नीचे आएगी एसेट, तो वहां पर एसेट लायबिलिटी क्यों आएगी, डेबिट क्रेडिट नहीं। तो नया जो शेड्यूल है वो कहता है कि जब भी आप अब बैलेंस शीट बनाओगे, नया शेड्यूल ये कहता है कि जब भी अब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो उसमें पहले आपने करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, यानी कि करंट ईयर यानी कि इस साल का लिखना है और प्रीवियस ईयर का भी लिखना है, ताकि क्यों कंपैरिजन हो सके। सपोज करो यहां पर शेयर कैपिटल थी 5 लाख, कितनी थी, और यहां पर है 6 लाख। तो पिछले साल बेहतर कैपिटल थी हमारे पास, इस साल है कैपिटल बेहतर, पिछले साल थी ना भाई, तो यानी इस साल हम घाटे में चल रहे हैं। अगर यहां पर 15 लाख है तब इसका मतलब पिछले साल हमने 6 लाख की कैपिटल आई थी हमारे पास, इस बार कितनी आ गई, 15 लाख की। तो इससे कंपैरिजन भी होता रहेगा हर चीज में, कि लायबिलिटी में क्या था, अब क्या हुआ, एसेट में भी नीचे आएगा। ठीक है ना, तो हर चीज का कंपैरिजन भी साथ साथ हमारा चलता रहेगा। आई होप आपको लायबिलिटी पूरा समझ में आया होगा। कोई पॉइंट है डाउट का तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है बेटा, ये हमारी लायबिलिटी थी। अब देखो जो बनाना है ना, हम बनाएंगे एसेट, तो एसेट इसके नीचे आएगी, एसेट इसके नीचे आएगी। तो आप ये सोच के चलिए मैं इसके नीचे बना रहा हूं, मैं इसको मिटा के वहां बना रहा हूं। ठीक है ना, तो भाई स्पेस इतनी है नहीं हमारे पास, आप तो समझ रहे होंगे। वैसे भी मैंने आप इसको आपके स्क्रीन पे दिख गया होगा, शुरू में ही मैंने बैलेंस शीट आपको भेज दी थी पहले। ठीक है ना, तो ऐसे कोई टेंशन वाली बात है नहीं है, नहीं तो हाँ चलिए ये हो गया, इसको रहने देते हैं, ये सारा मिटा देते हैं ना, ये तो हमारा हो चुका था, ये भी मिटा दिया जाए। यहाँ पर एसेट का समझ लेंगे हम जरा, चलिए जी ठीक है।
तो अब हम चल रहे हैं सर किसकी तरफ, एसेट की तरफ। तो इसको डाल देंगे हम नंबर 2 और यहां लिख देंगे कैपिटल में एसेट्स। ठीक है जी, क्या लिख देंगे हम, एसेट्स। तो पहला जो शुरुआत होगी वो होगी हमारी नॉन करंट एसेट्स। ठीक है जी। अब करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है, करंट एसेट का मतलब क्या होता है, वो एसेट जिसको हम 1 साल के अंदर खपा लेते हैं, यानी बिजनेस में लगा देते हैं या यूज कर लेते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं। क्लियर है। तो नॉन करंट एसेट्स कौन सी होंगी, नॉन करंट एसेट्स कौन सी होंगी, बिल्कुल क्या हो जाएंगी हमारी, फिक्स्ड एसेट्स। क्या हो जाएंगी बेटा, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स कौन सी होती है, जो लंबे समय तक चलती है हमारी, क्या चलती है हमारी, लंबे समय तक। इसको भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं किसमें, पहला टेंजिबल एसेट्स, दूसरी इंटेंजिबल एसेट, तीसरी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। मैं पहले इन तीनों को समझाता हूं फिर आगे चलते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला आता है हमारा सर हेडिंग में नॉन करंट एसेट, जिसमें होती है हमारी फिक्स एसेट। ठीक है, फिक्स एसेट। फिक्स एसेट में हमारे 3 बाइफरफिकेशन होते हैं। पहले टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट, हाँ बेटा टेंजिबल एसेट्स क्या होती है बताओ, आप बातें कर रहे थे तो आप ही बताएं टेंजिबल एसेट किसके बोलते हैं। यस प्लीज प्लीज जल्दी जल्दी, नहीं ये वाला, हाँ बोले, हाँ बोले किसे बोलते हैं टेंजिबल एसेट। 11th का पूछ रहा मैं तो, लंबे समय तक तो आप भी नहीं चल रहे हो, तो आप टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, हाँ आप बोले टेंजिबल एसेट्स। तो बेटा जब लेक्चर होता है तो ध्यान दिया करो, ठीक है ना, अपनी गुफ्तगू ना बाद में कर लिया करो, औरों को भी डिस्टर्ब मत किया करो, ठीक है। तो टेंजिबल एसेट्स किसको बोलते हैं, टेंजिबल एसेट्स दैट एसेट विच कैन बी सीन, विच कैन बी टच, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं। लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, ये सब चीजें होगी, ठीक है ना। ये क्या मान ले, टेंजिबल एसेट्स है। अब यहाँ पर हम नंबर डाल सकते हैं 1 2 जो भी है, क्योंकि जिसको डिटेल चाहिए वो यहाँ आ जाएगा। टेंजिबल एसेट में मैंने पूरे यहाँ सपोज करो 10 लाख डाल दिया। अब मैं जाना चाहता हूँ 10 लाख कैसा है, तो भाई बिल्डिंग के 2 लाख होंगे, मशीनरी के 4 लाख होंगे, ऐसे ऐसे सब मिला के 10 लाख हो जाएगा। तो डिटेल में जाना है तो हम नोट में जाएंगे, ठीक है जी, और यहाँ पर टोटल अमाउंट हम शो कर देंगे। क्लियर है। इनटेंजिबल एसेट्स कौन कौन सी होती हैं, विच कैन नॉट सीन, विच कैन ओनली फील, जिसमें गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स और कॉपीराइट्स यही आते हैं, ठीक है सर। तो मेरे हिसाब से आपको टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इसे क्या बोलते हैं, कोई समझाएगा मुझे। अब जो ये होता है ना कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ये हमारा यहीं से बनता है, किससे बनता है, टेंजिबल एसेट से बनता है। मैं समझाता हूं आपको कैसे। सपोज करो मैं बजाज लिमिटेड वाला हूं, मैं कौन हूं, बजाज वाला। अब मैं अभी तक मेरी जो मार्केट में जो मोटरसाइकिल आई है वो 250 सीसी की आई है। अब मैं 350 सीसी की मोटरसाइकिल बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एक फैक्ट्री डालूंगा या एक वर्किंग वो डालूंगा, क्या कहते हैं, वर्किंग प्लेस रखूंगा मैं। तो क्या आपको लगता है जो मेरी फैक्ट्री होगी वो 1 दिन में 2 दिन में तैयार हो जाएगी, कितना समय लगेगा, 3 साल, 2 साल, 4 साल, कोरोना टाइम में तो और 2 साल और जोड़ लो, ठीक है ना, अगर बीच में कोरोना फंस आ गया तो यानी कि मेरी 5 करोड़ की या 10 करोड़ की फैक्ट्री बननी है। तो 10 करोड़ की जो फैक्ट्री है, हेलो ध्यान कहाँ है, 10 करोड़ की जो मेरी फैक्ट्री बन रही है वो मेरी क्या हो जाएगी, एक तरह से कैपिटल है, पर वो अभी यूज नहीं हो रही है, उस पर अभी खर्चा ही होता जा रहा है। तो उसको क्या बोलूंगा, वर्क इन प्रोग्रेस, यानी भागदौड़ अभी जारी है। जब ये बन के कंप्लीट हो जाएगी तो ये 10 करोड़ अभी तो मैं वर्किंग प्रोग्रेस में दिखाऊंगा, क्या दिखाऊंगा, 10 करोड़ यहां दिखा दूंगा, ठीक है। जब ये बन के कंप्लीट हो जाएगी तो ये वापस कहां चले जाएगी, टेंजिबल एसेट में, नाम दे दूंगा उसको मैं, बिल्डिंग, यहां से हट जाएगी। बात समझ में आ रही है, क्या होता है वर्क इन प्रोग्रेस। चलिए ठीक है जी। तो अब इसके बाद अगला क्या आता है हमारा, इसके बाद आता है सर हमारा इनटेंजिबल एसेट्स। हाँ, तो इनटेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, ठीक, मैं पूरा लेता हूं, क्या सोचे सिलेबस में नहीं है, अंडर डेवलपमेंट। अब ये बनता है जो हमारा, वो बनता है इनटेंजिबल एसेट से, ठीक है जी, बात समझ आ रही है। वर्किंग प्रोग्रेस बनता है टेंजिबल एसेट से और इनटेंजिबल बनता है हमारा वर्किंग, जो ये इनटेंजिबल बनता है हमारा कहाँ से, इनटेंजिबल से, ठीक है ना। इनटेंजिबल क्या था हमारा ये, अंडर डेवलपमेंट। तो होता क्या है, जैसे सपोज करें आपके पास, सबके पास फोन होगा, आपके फोन में अब क्या एंड्रॉइड वर्जन है, आपके फोन में क्या है, एंड्रॉइड वर्जन है। तो एंड्रॉइड जो होता है, आपने फोन आज पिछले साल लिया, तो क्या जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा था वही चल रहा है, आपने उसको अपडेट किया कि नहीं किया, किया। तो वो कैसे अपडेट हो रहा है, जहां कंपनी से लिया था वहीं से जा रहे हो आप, नहीं,
वो कैसे अपडेट हो रहा है? ऑटोमेटिकली इंटेंजिबल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है कि आपके पास ऑटोमेटिक कोडिंग आई, कोडिंग को आपने ओके किया और वो बाय इंटरनेट से वो क्या हो गया? अपडेट हो गया, इंटेंजिबल फॉर्म में हुआ। तो उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं? चलो यहाँ तो पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं, पर अगर आप कोई कंप्यूटर यूज़ करते हैं, कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं या कोई आप कीवर्ड्स लेते हैं, तो जो की आती है उसकी सॉफ्टवेयर की, उसके लिए तो पे करना पड़ता है ना आपको, पे वर्जन के लिए। तो ये क्या हो गया आपका? इंटेंजिबल वाला हिसाब। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चले आगे चलते। इसके बाद हमारा क्या बनता है? बी पार्ट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या होती है बच्चे हमारी? हम कई बार क्या करते हैं, पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। अगर हमने लंबे समय के लिए कर रखा है, लंबे समय के लिए 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर रखा है कहीं पैसा, और वहां से हमको हैंडसम इनकम आती रहेगी, तो इसको क्या बोलते हैं? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। यानी लंबे समय के लिए हमने क्या कर रखी है? इन्वेस्टमेंट कर रखी है। अगर वो छोटे समय के लिए होती है तब क्या होती है? वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नॉन हट जाता, फिर क्या आता? करंट इन्वेस्टमेंट। इसके बाद क्या आएगा हमारा सर? डेफर्ड टैक्स। सर ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है जी। फिर क्या आता है आपका? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। ये समझा देते हैं आपको, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। ज़्यादातर हम जब भी लोन सुनते हैं, जब भी हम लोन सोचते हैं तो हम सोचते हैं लायबिलिटी है। तो सवाल उठ रही है यहाँ पर कैसे आ गया? लोन का मतलब क्या होता है? लायबिलिटी। पर बेटा लायबिलिटी तब है जब आपने लोन लिया है, यहाँ लोन आप दे रहे हो। तो मैं समझाता हूँ प्रैक्टिकल एग्जाम से। ये सपोज करो ए है और ये एक बंदा बी है। ये कौन हो गया? ए, और ये कौन हो गया? बी। इसने इसको 10 लाख का लोन दिया, 10 लाख का लोन दिया। तो ये अपनी बुक में, ये अपनी बुक में क्या लिखेगा? लोन रिसीव्ड। और ये क्या लिखेगा? लोन पेड। तो इसके लिए तो क्या हो गया? लोन एक तरह का क्या हो गया? एडवांस हो गया। और इसके लिए लोन क्या हो गया? एक तरह की लायबिलिटी हो गई। बात समझ में आ रही है? तो ये वही वाला है। यहां से इसको इनकम होगी क्योंकि इसने लोन दिया है, तो इसको क्या बोलेंगे? लोन एंड एडवांस। इसलिए क्या है? एसेट है। फ्यूचर में पैसा आएगा ना, तो ये क्या हो गया? लोन एडवांस हमारी एसेट होगी। और जो इसने लोन लिया है, जो रिसीव करेगा, उसके लिए लायबिलिटी है। तो ये बंदा कहां दिखाएगा? इसको लायबिलिटी साइड में, और ये कहां दिखाएगा? अपनी एसेट साइड में। क्लियर हो रही बात? नेक्स्ट देखें। फिर है अदर नॉन करंट एसेट्स, यानी कि जो इसके अंदर नहीं आई वो इसके अंदर आ जाएंगे। क्लियर है सर? कोई डाउट तो नहीं है? फिर लास्ट में हमारा आता है सर करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कौन सी होती हैं? वो एसेट्स जो विद इन 1 ईयर हमको कंप्लीट करनी होती है। ठीक है ना, यूटिलाइज करने, यूज कर ले। तो इसमें सबसे पहले क्या रहा है? करंट इन्वेस्टमेंट। दूसरा बोले भाई इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज को हम क्या बोलते हैं? स्टॉक भी बोलते हैं। तो स्टॉक में भी कई चीजें आती हैं, स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन प्रोग्रेस, ठीक है, अनयूज स्टॉक या यूज स्टॉक सब आता है इसके अंदर। तो इसको पूरा एक नाम देते हैं, क्या देते हैं? इन्वेंट्रीज। और क्या आ सकता है हमारा इसके अंदर? ट्रेड रिसीवेबल। क्या आ जाएगा सर? ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल को हम बोलते हैं डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल। और ट्रेड पेबल को क्या बोलते हैं हम? क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। ठीक है जी, क्लियर है मामला? फिर और क्या आ सकता है हमारा इसमें? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि आपके पास क्या कितना कैश है और कितना बैंक बैलेंस है, उन दोनों को मिला के क्या बनता है आपका? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और कोई तो नहीं बच गया हमारा? शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म इधर आ गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। क्लियर है सर? और यहाँ पर आ जाएगा लास्ट में मेरा टोटल। क्लियर है सर? अदर क्या है? अच्छा, अदर करंट एसेट भी लिख सकते हैं आप, ऐसा कोई इशू नहीं है, बिल्कुल सही है जी। अदर करंट एसेट, और लास्ट में क्या आ जाएगा? टोटल। क्लियर है सर? आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट होगा तब मुझसे आप जरूर पूछिएगा। ठीक है।